सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम डेली करंट अफेयर्स के एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करंट अफेयर्स कितना तैयार है, या जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों को आप सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह साप्ताहिक एमसीक्यू का प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण। आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। ह्यूमन एरर से बचने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, मोजाम्बिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। कथन पहला, इसकी सीमा तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे और स्वाजीलैंड से लगती है। दूसरा कथन, इसके पूर्व में मोजाम्बिक, चैनल एवं मेडागास्कर है। तीसरा कथन, इसकी राजधानी मापुतो दक्षिण में है। अब आपको यह बताना है कि उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन के कूट का कौन सा विकल्प है, किस कूट का आप चयन करेंगे। एक आपके पास ए ऑप्शन है कि सभी सही हैं, बी ऑप्शन है 1 और 2 सही हैं, सी ऑप्शन है 2 और 3 सही हैं, डी ऑप्शन है केवल 2। अब आपको यह बताना है कि उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का कूट कौन सा है। विकल्प सभी आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ध्यान से उसका आंसर दीजिए। एक एक करके कथनों पर अगर बात करें तो इसकी सीमा अर्थात मोजाम्बिक की सीमा तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे और स्वाजीलैंड से लगती है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि इसके पूर्व में मोजाम्बिक चैनल है और मोजाम्बिक चैनल के पूर्व में देखेंगे तो आपको मेडागास्कर दिखाई देगा। और इसकी जो राजधानी है वह मापुतो है जो कि दक्षिण में है, ये भी सही है। चूंकि इसकी जो राजधानी दक्षिण में है, इसी के कारण कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि जो उत्तरी मोजाम्बिक का क्षेत्र है वह चर्चा में बना रहता है, और चर्चा में इसलिए बना रहता है क्योंकि वहाँ पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो बहुत मजबूत तरीके से नहीं हो पाता। इस तरह से सभी जो कथन है वह सही हैं। इस तरह से आपका जो आंसर होगा ए होगा, क्योंकि इसके सभी जो कथन है वो सही। दूसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, मोजाम्बिक में इस्लामिक स्टेट मजबूत हो रहा है, इस संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब आपको बताना है उसी मोजाम्बिक के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया हुआ, और यहाँ पर इस्लामिक स्टेट से जोड़कर आपको पूरे सेंटेंस को देखना। पहला कथन और या पहला विकल्प, यहाँ के उत्तरी भाग में आर्थिक विकास कम हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पिछड़ापन है। दूसरा, यहाँ के उत्तरी क्षेत्र में घने जंगल एवं खनिज के स्रोत हैं। तीसरा विकल्प है, मोजाम्बिक के उत्तरी भाग में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है जो विकास की प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हुए। डी विकल्प है, उत्तरी मोजाम्बिक में गृह युद्ध के बाद में विद्रोहियों का कब्जा है जो इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब आपको यह बताना है कि मोजाम्बिक में जो इस्लामिक स्टेट मजबूत हो रहा है उसके संदर्भ में ए बी सी डी विकल्प में से कौन सा विकल्प असत्य है। एक एक करके कथनों पर विचार करें तो यहाँ के उत्तरी भागों में आर्थिक विकास कम हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर पिछड़ापन है, बिल्कुल सही है। जो दक्षिण में राजधानी है और दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तो आर्थिक विकास और ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर घने जंगल हैं, खनिज के सोर्स भी हैं, लेकिन तकनीकी अभाव और साथ ही साथ उन खनिज
का दोहन ना होने के कारण यह क्षेत्र पिछड़ा रह गया। चूंकि यहाँ पर खनिज के स्रोत हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी इस्लामिक स्टेट के साथ साथ अल सबाह नाम का एक आतंकी संगठन है जो कि इस्लामिक स्टेट का ही एक भाग है, उसका ये प्रयास रहता है कि यहाँ पर कब्जा किया जाए, अर्थात उत्तरी क्षेत्र जहाँ पर खनिजों का दोहन मोजाम्बिक की सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है, वहाँ पर यह अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से पहला ए और बी जो विकल्प है वह सही है। सी विकल्प जो है कि उत्तरी भाग में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है जो विकास की प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हुए, ये भी सही है। आपने इस्लामिक स्टेट के संदर्भ में पढ़ा होगा कि वह क्या करते हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी में होते हैं या फिर जहां पर संख्या उनकी कम होती है, वह क्या करते हैं, दूसरे समुदाय के खिलाफ उनको भड़काकर, उनके पिछड़ेपन को दिखाकर, उनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और उसके लिए उनका सपोर्ट वह लेते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका सी विकल्प है बिल्कुल सही है। डी विकल्प जो है कि यह गलत है। इसमें लिखा है उत्तरी मोजाम्बिक में गृह युद्ध के बाद से विद्रोहियों का कब्जा है जो इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गृह युद्ध मोजाम्बिक में अभी नहीं हुआ था, ये बहुत पहले हुआ था और वहां पर गृह युद्ध के बाद एक जो है कि सरकार की स्थापना कर दी। अर्थात उत्तरी जो मोजाम्बिक है वह गृह युद्ध की वजह से पिछड़ेपन का सामना नहीं कर रहा, बल्कि इस वजह से पिछड़ेपन का सामना कर रहा है क्योंकि वहाँ का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह मोजाम्बिक की सरकार के द्वारा कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर जो संसाधन है, वहाँ पर जो मिलिट्री है वह क्या करती है, उन संसाधनों का सही से दोहन नहीं कर पा रही, जिसके वजह से वहाँ पर पिछड़ापन है, वहाँ पर असमानता है, वहाँ पर असंतोष है और उस असंतोष की वजह से कई बार छिटपुट विद्रोह होते हैं। विद्रोह का मतलब ये नहीं कि सरकार को पलट देना, विद्रोह का मतलब है हिंसक विरोध प्रदर्शन। तो इस प्रकार होते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर गृह युद्ध के बाद से ही ये कंडीशन बनी हुई। तो इस तरह से डी जो विकल्प है वह गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है A60A के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना। पहला है, यह अभी तक का सबसे बड़ा बर्फ शेल्फ है जो अंटार्कटिका से टूटा है। दूसरा जो विकल्प है, यह लॉर्सन सी अर्थात लॉर्सन सागर का हिस्सा था। सी विकल्प है, इसका क्षेत्रफल दिल्ली के क्षेत्रफल से 3 गुना है। डी विकल्प, यह कुछ दिन में कैलिडोनिया द्वीप से टकरा सकता है। अब आपको बताना है कि A60A के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सभी विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें। अगर एक एक करके कथनों पर विचार करें तो इसमें पहला विकल्प है कि यह अभी तक का सबसे बड़ा बर्फ शेल्फ है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 4700 जो है कि वर्ग किलोमीटर है, और यह जो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया ये दिल्ली के क्षेत्रफल से जो है कि 3 गुना से अधिक है, क्योंकि जो दिल्ली का क्षेत्रफल है वह है 1484 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो है कि बर्फ शेल्फ है। अब प्रश्न आएगा बर्फ शेल्फ क्या होता है, तो बर्फ शेल्फ का मतलब है तो जो मतलब है जो कोई स्थलीय क्षेत्र से लगा हुआ जो सागरीय क्षेत्र है, जब वो क्या होता है जमता है तो वह बर्फ जो किसी जो है कि तटीय क्षेत्र पर जमीन से लगकर जो है कि जुड़ी हुई है उसको बर्फ सेल बोलते हैं। और ये जो बर्फ सेल है ये लॉर्सन सागर का ही हिस्सा था जो टूटकर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और यह जो उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो आने वाले समय में सेंट जॉर्जिया जो आइलैंड है उससे टकराएगा, ना कि कैलिडोनिया। चूंकि इसका जो लोकेशन है वो अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा है, जो कैलिडोनिया द्वीप है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर जब जाएंगे तो वहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीपीय समूह हैं वहाँ पर यह कैलिडोनिया है जो कि फ्रांस का है। वहीं जो सेंट जॉर्जिया आइलैंड है वह आइलैंड क्या है, यूके का है, और वह अटलांटिक महासागर में है, अर्जेंटीना के पूरब में है, और उसी डायरेक्शन में क्या है A60A जो आपका बर्फ शेल्फ है, आइस शेल्फ है, वह बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें चुनना था असत्य कथन। डी क्या है हमारा असत्य कथन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है वर्जिन हाइपरलूप के संदर्भ में। वर्जिन हाइपरलूप वन कंपनी महाराष्ट्र के किन 2 शहरों को हाइपरलूप से जोड़ने का कार्य करेगा, अर्थात इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो आने वाले समय में
कौन से महाराष्ट्र के दो शहर जो है कि हाइपरलूप वन के द्वारा जोड़े जाएंगे, हाइपरलूप जो कि ट्रेन के द्वारा। तो अब आपको बताना है, ये विकल्प है मुंबई से पुणे, बी है मुंबई से नासिक, सी है नासिक से जलगांव और डी है औरंगाबाद से अहमदनगर। अब आपको ये बताना है, काफ़ी इजी प्रश्न है, अभी इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल वीडियो डिस्कशन किया था। तो इसका अगर हम एक एक करके सही कथन का चयन करने का प्रयास करेंगे तो इसका जो विकल्प है सही है मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे की जो दूरी है लगभग वो 200 किलोमीटर है, लेकिन इसके बनने से यह जो दूरी है जो कि अभी लगभग 3.5 से 4 घंटे में कवर की जाती है, हाइपर लूप के द्वारा जब ये जुड़ जाएगी तो मुश्किल से आधे घंटे में सफ़र कवर किया जा सके। और इसी के कारण हाइपर लूप वन जो वर्जिन हाइपर लूप वन कंपनी है उसके साथ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आने वाले समय में कौन से दो शहर जुड़ेंगे, मुंबई से पुणे। तो ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल के समय में केसर के उत्पादन के संदर्भ में सिक्किम चर्चा में बना हुआ था। इस विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, ये सिक्किम के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधे का विकास हो रहा है। दूसरा, यह केसर का उत्पादन पूर्वोत्तर राज्यों में केसर उत्पादन परियोजना का हिस्सा है। सी जो विकल्प है यह वर्ष 2016 में प्रारंभ किए गए पूर्वोत्तर केसर मिशन का हिस्सा है। फिर से इसको मैं पढ़ देता हूँ, यह वर्ष 2016 में प्रारंभ किए गए पूर्वोत्तर केसर मिशन का हिस्सा है। डी, सिक्किम की जलवायु कश्मीर की जलवायु की तरह है, जिसमें बिना किसी मानवीय परिवर्तन के केसर की खेती की जा सकती। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। केसर का जो उत्पादन है आपको पता ही है कि आप पहले यह मुख्यतः हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ही केंद्रित था, लेकिन अब सिक्किम में भी किया गया है। तो अब आपको बताना है कौन सा सही है। एक एक करके अगर हम बात करें तो ये विकल्प है कि सिक्किम की दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधे का विकास हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। हम लंबे समय से यहाँ पर प्रयास कर रहे थे और इस तरह से इसका पौधे का विकास हो रहा है। बहुत जल्दी हम लोगों की न्यूज आएगी कि सिक्किम का केसर हमारे मार्केट तक पहुंच चुका है। वहीं जो दूसरा विकल्प है, यहाँ केसर का उत्पादन पूर्वोत्तर राज्यों में केसर उत्पादन परियोजना का एक हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो विकल्प है कि यह वर्ष 2016 में प्रारंभ किए गए पूर्वोत्तर केसर मिशन का हिस्सा है, गलत है। यह जो है कि वर्ष 2010 में राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों में भी केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हमारा राष्ट्रीय केसर मिशन प्रारंभ किया गया था वर्ष 2010 का, उसका ये हिस्सा है। वर्ष 2016 में इस प्रकार की कोई परियोजना मिशन को प्रारंभ नहीं किया गया था। तो ये सी क्या हो गया आपका, गलत विकल्प। डी जो है कि सिक्किम की जलवायु कश्मीर की जलवायु की तरह है, बिल्कुल सही है। दोनों जो है कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, दोनों की जलवायु या जो टेम्परेचर का रेशियो लगभग एक ही जैसा है। ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगला प्रश्न भी आपका केसर से ही जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। केसर के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है, करते हैं। पहला जो है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है सीजियम रोमेटिकम। तो सीजियम रोमेटिकम इसका लिखा हुआ है, इसका वैज्ञानिक नाम सीजियम रोमेटिकम है, जो इरेडिसी कुल का पौधा है। दूसरा, इसका जो मूल स्थान है वह दक्षिणी यूरोप है, इसी कारण भूमध्य सागर के समीपवर्ती देशों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। सी जो विकल्प है, भारत में पंपोर क्षेत्र को केसर का कटोरा कहा जाता है। डी विकल्प, कश्मीरी केसर को जीआई टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग प्राप्त है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। अगर इसका पहला आप विकल्प देख रहे हैं कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह गलत लिखा हुआ, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है क्रोकस सेंटाइवस।
तो केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेंटाइवस है। दूसरा आपको एक और प्रश्न बताना है कि ये जो सीजियम रोमेटिकम है यह किसका जो है कि वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, ये आपको बताना है। आई होप आप इस प्रश्न में दो आपको उत्तर देने हैं, आप दोनों का उत्तर देख पाए। तो हमने कहा कि यह जो पहला विकल्प है यह गलत है, इसका मतलब क्या है, बी, सी और डी विकल्प क्या है, सही। आगे बढ़ते हैं। केसर के लिए आवश्यक दशा के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, यह क्षेत्र समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचा होना चाहिए। दूसरा, दोमट मिट्टी और ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा हो केसर के लिए उपयोगी होती है। तीसरा विकल्प, वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। डी विकल्प, मिट्टी का पीएच मान 5 से कम होने पर इसकी ग्रोथ तीव्र गति से होती है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। एक एक करके कथनों पर अगर विचार करें कि यह क्षेत्र समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचा होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसीलिए हमने कहा कि जम्मू कश्मीर और सिक्किम की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं, दोनों की ऊंचाई 2000 मीटर से बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देगी। दोमट मिट्टी और ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा हो केसर के लिए उपयोगी होता है, बिल्कुल सही। वार्षिक वर्षा भी जो है कि 100 से 150 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के आसपास इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में होता है वहाँ पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बना दिया गया है और पीएच मान को कम किया गया है। इतना पीएच कम मान पर क्या होगा, इसका ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाए। तो इस तरह से डी विकल्प गलत है। तो हमने अब केसर के संदर्भ में सभी चीज़ों को समझ लिया कि केसर क्या है, कि एक शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। उस पौधे का जो सर्वाधिक विकास हो पाया है वह दक्षिणी यूरोप में हो पाया है। भूमध्य सागर के समीपवर्ती जो देश हैं, चाहे आप फ्रांस को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए, आप जो है कि इटली को ले लीजिए, अन्य जो देश हैं वहाँ पर इनका विकास ज़्यादा हुआ है। और एशिया में देखें तो ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में आपको इसका अच्छा प्रभाव दिखाई देगा, उत्पादन अच्छा दिखाई देगा, और चीन और जापान में भी। लेकिन इन सभी जो नाम हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। मिट्टी जो होती है पर्वतीय होती है, टेम्परेचर जो है कि वहाँ पर लगभग थोड़ा ठंडा रहता है और तभी इसका विकास हो पाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो कि हाइपर लूप के संदर्भ में है। अब हाइपर लूप के संदर्भ में आपको क्या करना है, कथनों पर विचार करना है और फिर क्या करना है, कोड का आपको चयन करना। पहला कथन, यह मैग्लेव ट्रेन तकनीकी का अगला चरण है। दूसरा, हाइपरलूप ट्रेनें वैक्यूम वाले बंद पाइपलाइन वाली संरचना में चलाई जाती हैं। तीसरा कथन, इसमें वायु एवं सतह द्वारा लगने वाले दोनों घर्षण को न्यूनतम कर दिया जाता है। अब आपको क्या करना है, गलत कथन वाले विकल्प का चयन करना, अर्थात यह बताना है कि जो 3 कथन दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से कथन क्या हैं, गलत हैं। विकल्प आपके पास है केवल 1, केवल 3, केवल 2 और कोई नहीं, ये आपके पास विकल्प है। तो अगर एक एक करके हम कथनों पर विचार करें तो यह मैग्लेव ट्रेन का तकनीकी का अगला चरण है, बिल्कुल सही। मैग्लेव ट्रेनें जो होती हैं सामान्यतः जिनको हम बुलेट ट्रेनें बोल देते हैं, आपको मैंने बताया था कि चाइना में, जापान में और अन्य देशों में किस तरह से चलाई जाती है। तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं। तो ये सही बात है। और यही जो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी है इसी का नेक्स्ट फेज क्या है, हाइपरलूप ट्रेन है। इस तरह से कथन एक सही हुआ। हाइपर ट्रेनें जो है कि एक वैक्यूम वाले बंद पाइपलाइन वाली संरचना में चलाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको इमेज के माध्यम से बताया था कि हाइपरलूप 1 ने अभी एक ट्रैक बनाकर उस पर कैसे परीक्षण किया है, ये सही है। और इसमें यही प्रयास किया जाता है कि जब ट्रेन क्या है चले तो ये क्या होती है, अब इसकी जो ट्रैक होता है उससे हल्की सी ऊपर उठ जाती है जिससे ट्रैक से लगने वाला घर्षण कम हो जाता है। दूसरा, चूंकि ये वैक्यूम वाले एरिया में इसको चलाया जाता है, बंद संरचना में चलाया जाता है, इससे क्या होता है, हवा के द्वारा लगने वाला जो घर्षण है वो भी कम हो जाता है, जिससे स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमको पता चला कि इसमें कोई भी कथन क्या है, गलत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, कोई नहीं।
अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, भारत और अमेरिका के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना। ये प्रश्न बहुत ही खतरनाक टाइप का है। जब तक आपकी पकड़ इस टॉपिक पर नहीं होगी आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। पहला है, लेमुआ पर हस्ताक्षर ओबामा के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा है, कॉमकासा पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुआ। तीसरा है, हाल ही में दोनों देशों के बीच बेका पर हस्ताक्षर हुआ है। डी है, वर्ष 2010 से भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की वार्षिक बैठक आयोजित हो रही। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। अगर मैं लिमोआ को आपको समझाने का बताने का प्रयास करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। वहीं जो कॉमकासा है इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। वहीं जो वेका है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। फुल फॉर्म तो देखिए मैंने आपको बता दिया, तो काफ़ी मैंने इजी कर दिया है। तो इसमें से जो डी विकल्प है वह क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है वर्ष 2010 से भारत ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक जो है कि वार्षिक बैठक आयोजित हो रही। नहीं, हाँ ये जरूर हुआ था कि वर्ष 2010 से क्या हुआ था, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का प्रारंभ हुआ था। तो अगर यहाँ पर लिखा होता है कि वर्ष 2010 से इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आयोजन हो रहा तो ये सही होता, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, 3 देशों को मिला दिया कि ये गलत है। बाकी जो लेमोआ है जिसका फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, ये सही बात है। ओबामा जी जब जा रहे थे, उनका जब कार्यकाल खत्म हो रहा था उसी समय किया गया था वर्ष 2016 में। कोमकासा डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, और जो बेका है हाल ही के समय में कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किया गया। तो इस तरह से ये जो डी विकल्प है क्या है, गलत है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, भारत निम्न में से किस किस ग्रुप का सदस्य है आपको बताना है। पहला है MTCR, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तीसरा है वॉसेनार एग्रीमेंट, चौथा है क्वाड, पांचवा है मालाबार ग्रुप। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है कि किस किस ग्रुप का भारत सदस्य है। विकल्प है सभी का, बी विकल्प है 3 4 5 का, सी है 1 2 3 का, डी है 2 4 5 का। अब आपको चयन करना है कि आखिर सही कूट कौन सा है। इजी प्रश्न है थोड़ा सा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, चूंकि जो भी हम लोग वीडियो करते हैं उसमें ये सभी चीज़ों को हम लोग बेसिक से कवर करते हैं, तो सभी अगर इसमें आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें जो ये विकल्प है सभी ये सही है। अर्थात भारत जो है कि MTCR का भी जो है कि हिस्सा है। यहाँ पे MTCR का जो होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो है कि रिजीम कंट्रोल जो है कि एक ग्रुप है, उसका ये हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का हिस्सा है, वॉसिनार एग्रीमेंट का है, क्वाड का है और मालाबार ग्रुप का है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे और वह है, परंपरागत चिकित्सा में निम्न में से क्या क्या शामिल है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर जो फॉन्ट है छोटा है, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा इसको देखिए। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है इफा, तीसरा है मुटी, चौथा एक्यूपंक्चर और पांचवा है सिद्ध चिकित्सा। अब आपको ये बताना है कि परंपरागत चिकित्सा में क्या क्या शामिल होता है। पहला विकल्प है सभी होते हैं, दूसरा है 1 4 5, सी है 1 2 3 और 5, डी है 1 2 3 और 4। ये प्रश्न जो है कि इजी भी है और अगर नहीं जानते हैं तो कठिन भी है। आई होप कि आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो इसका जो आंसर है वो भी यही है, सभी जो विकल्प हैं सही हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो आयुष हमारी चिकित्सा पद्धति है उसमें हम क्या करते हैं, आयुर्वेद को भी देखते हैं, सिद्ध को भी देखते हैं, अन्य चीज़ों को भी देखते हैं। और इफ़ा और मोटी जो है कि अफ्रीका से रिलेटेड हैं। एक्यूपेंक्चर को आप जानते ही हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, परंपरागत चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। WHO की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति का समय काल क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्चुअल जरूर लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो कार्यकाल है वो विकल्प दिया हुआ है 2010 से 2020, बी विकल्प दिया है 2014 से 2023, सी विकल्प दिया है 2015 से 2025, डी विकल्प दिया है 2020 से 2029। अब आपको बताना है कि WHO का जो पारंपरिक चिकित्सा रणनीति का समय काल है क्या है।
तो इसका जो सही आंसर है वह है 2014 से 2023, अर्थात बी विकल्प क्या है सही है। ये दरअसल जो समय काल है, इस समय काल में जो WHO है अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका उद्देश्य है कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी इसको फिर से आगे बढ़ाया जाए, जिससे क्या हो, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है इसका भी जो है कि उपयोग प्राथमिक उपचार में किया जा सके, और जो सामान्य जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, चाहे इम्यूनिटी से रिलेटेड हों या फिर जीवन शैली से हैं, उसको अच्छा किया जाए। तो यह इसका हिस्सा है। इसी के तहत जो है कि भारत में आपने सुना होगा कि हाल ही में क्या किया गया है कि जो पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए WHO के एक सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई। तो यह प्रश्न जो आपका, इसका सही आंसर आपको पता चल गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि आयुष मंत्रालय इस समय चर्चा में बना हुआ। आपके पास विकल्प हैं 2013, 2014, 2015, 2016। तो नो डाउट इजी प्रश्न है। 2014 में अर्थात बी विकल्प इसका सही है। 2014 में इसकी स्थापना हुई। और आयुष मंत्रालय क्या करता है, आयुर्वेद, सिद्धा, योग और जो पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको विकसित करने का प्रयास करता है, और इसलिए विकसित करने का प्रयास करता है जिससे हमारी जो हेल्थ सेक्टर है उसको मजबूती मिल सके। आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो हेल्थ टूरिज्म है वो काफ़ी विकसित है। ऐसे में ये अगर हम यूनानी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, अन्य जो हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका उपयोग हम बढ़ा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इंडिया है वो क्या कर सकता है, मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है आत्म भारत अभियान के तीसरे चरण में क्या शामिल नहीं है, अर्थात जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कुछ ऐसा है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का तीसरा चरण है उसमें शामिल नहीं। पहला है 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों को पहली बार सर्कल दर से कम पर बिक्री करने पर आयकर में छूट देने का प्रावधान। दूसरा है शहरी पीएम आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए का पैकेज। तीसरा है आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार। फिर से मैं पढ़ देता हूं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार देना। डी है फर्टिलाइजर के लिए 65,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी। अब आपको बताना है कि हाल ही में जो घोषणा की गई है उसके संदर्भ में कौन सा जो है विकल्प गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, अर्थात सी जो विकल्प है वो गलत है। इसमें लिखा है कि आत्मनिर्भर रोजगार भारत योजना के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं, रोजगार डायरेक्ट देने की कोई बात नहीं की गई। हाँ, ये जरूर किया गया है कि जो ईपीएफओ के तहत जो पैसा मिलता है उसमें सरकार ने कहा है कि उसमें हमारा अंशदान होगा। जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी उनके लिए कुछ अंशदान का प्रावधान किया गया है, और जो नए लोग अब जुड़ेंगे, जो ऐसे सेंटर हैं जो ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, अर्थात चाहे वह विनिर्माण का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट 1 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐसा कोई बात इसमें नहीं की गई है। तो इस तरह से सी जो गलत का ऑप्शन है वो हमारा होगा। अगला प्रश्न जो है यूरोप के एरियल अंतरिक्ष मिशन के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना। पहला, इससे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के विषय में जानकारी मिल पाएगी। दूसरा, इसे 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। सी, यह मिशन 4 साल तक चलेगा। डी, इससे ग्रहों की रासायनिक एवं तापीय संरचना का पता चलेगा। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है कि गलत है। इजी है, चूंकि काफी चर्चा में अभी भी बना हुआ है, आज के दिन में ही यह बना हुआ है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है बी, इसे 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। 2025 में नहीं किया जाएगा, 2029 में किया जाएगा, 4 साल तक चलेगा। और ये सही बात है कि यह ग्रहों की रासायनिक और तापीय संरचना और जो हमारे एक्सोप्लैनेट हैं उनके विषय में यह पुष्ट जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से यह जो आपका बी विकल्प है वो गलत है, बाकी सब सही। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना। आरबीआई का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी रिसेशन में प्रवेश कर गई है। दूसरा विकल्प, जुलाई सितंबर 2020 की क्वार्टर अर्थात तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नकारात्मक ग्रोथ प्राप्त की है। प्राप्त शब्द छूट गया इसलिए मैंने बोल दिया। सी विकल्प, भारतीय अर्थव्यवस्था का विनिर्माण सेक्टर कोरोना काल में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।
डी विकल्प, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतिम चरण की घोषणा कर दी। अब आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो आपको सही बात है कि जो पहला विकल्प है कि आरबीआई का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी रिसेशन में प्रवेश कर गई है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें यहाँ पर रिसेशन के साथ साथ जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी कम करना होगा, लोगों का उपभोग भी बढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। दूसरा विकल्प है कि जुलाई से सितंबर 2020 का जो क्वार्टर है, तो इंडियन इकोनॉमी ने क्या है, निगेटिव ग्रोथ प्राप्त की है, लगभग -8.6%, जो कि पिछले क्वार्टर से तो कम है। पिछले बार तो 23.9% निगेटिव ग्रोथ थी, उसके तुलना में कम है, लेकिन हाँ, हमने निगेटिव ग्रोथ प्राप्त की है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विनिर्माण सेक्टर है, कोरोना काल में नहीं, विनिर्माण सेक्टर नहीं बल्कि होटल और टूरिज्म वाला जो सेक्टर है, ये सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। और ये सही बात है, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतिम चरण की घोषणा कर दी है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वह जो कि लास्ट प्रश्न है, डार्क वेव के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, यह डीप वेव का हिस्सा है जहां गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं। दूसरा, इसे साइबर अपराध की दुनिया का काला पन्ना कहा जाता है। तीसरा विकल्प, इसे वीपीएन का प्रयोग करके ही ओपन किया जा सकता है। डी विकल्प, भारत और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे रोकने के लिए एक संयुक्त नेटवर्क का विकास किया है, जिससे अब हम या जिससे अब इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो डार्क वेव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत लिखा है, इसका आप चयन कर दीजिए। अगर आपने इसका जो डी विकल्प चुना है आंसर के रूप में, तो आप बिल्कुल सही हैं। सही बात है, ये डीप वेव का हिस्सा है। डीप वेव और सरफेस वेव आप जानते हैं। सरफेस वेव का मतलब है कि जैसे हमने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की, खोल के हमें वहाँ का एक्सेस मिल जाता है, वह जो है कि आपका डीप वेव है। लेकिन जो वो सरफेस वेव है। और जो डीप वेव वो होता है जिसके लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह यूज करना पड़ता है। उसी डीप वेव का सबसे जो निचला हिस्सा होता है, जहाँ पर आप सामान्य ब्राउजर से नहीं पहुँच सकते हैं, वह क्या है, आपका डार्क वेव है। और यहाँ पर जितने भी गैर कानूनी कार्य होते हैं, ड्रग स्मगलिंग से लेकर जो है कि मानव तस्करी, वो सभी चीज़ें इस पर होती हैं। और इसे साइबर अपराध की काली दुनिया का काला पन्ना कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका पता लगाना बहुत कठिन है, बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वीपीएन का प्रयोग किया जाता है। सेपरेट जो है कि उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होता है, कई चीज़ें अपनाई जाती हैं, जिसको मैं डार्क वेव वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। डी जो विकल्प है गलत है। ऐसा हमने कोई समझौता डार्क वेव के संदर्भ में अभी अमेरिका के साथ नहीं किया। हाँ, हम साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने समझौता किया है, लेकिन डार्क वेव में हाल ही में हमने ऐसा कोई संयुक्त समझौता नहीं किया है जिससे हम इसको पकड़ सकें। इसको हमें क्या, किसी के द्वारा भी इसको पकड़ना काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसका नाम ही डार्क वेव है। डार्क वेव क्यों है, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।